हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू यू इन आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री रिसर्च पार्टनर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लास्ट वीडियो में हम जो डिस्कस किया था, हमने किया था स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर हमारा 3 टाइप्स का था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्योंकि हमें सिलेबस में केवल सॉलिड स्टेट है तो हमने सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया था 2 टाइप्स में, जो कि क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस था। हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमारे ट्रू सॉलिड है, तो फर्दर हम उसे आगे भी डिवाइड करेंगे और आगे स्टडी करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो को फास्ट रिकैप कर लेते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैटर की, हमने 3 स्टेट को डिस्कस किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमने जो डिस्कस किया था, डिफरेंशिएट किया था किसी भी मैटर की स्टेट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। तो इसके लिए हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की थी। तो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लेफ्ट साइड में दिखाई हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ शेप एंड साइज़ की। तो शेप एंड साइज़ को हम सॉलिड में देखें तो सॉलिड के केस में शेप एंड साइज़ फिक्स रहता है। अगर बात करें हम लिक्विड की, तो लिक्विड के केस में शेप जो है वो फिक्स नहीं रहती। किसी भी लिक्विड को, लाइक हमने वाटर लिया और हमने किसी भी इसे वेसल या बर्तन में लेते हैं, तो जो भी शेप उस बर्तन की होती है वो ही शेप हमारा लिक्विड गेन कर लेता है, अटेंड कर लेता है। तो अपनी लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। गैसेस की बात करें तो गैसेस की भी कोई शेप एंड साइज नहीं होता। वहीं हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि हम किसी भी लिक्विड को किसी बर्तन में लेते हैं, सपोज हमने 1 लीटर मिल्क लिया है किसी बर्तन में, तो अगर हम उसे किसी और बर्तन में भी लेंगे तो जो हमारा मिल्क है वो 1 ही लीटर रहेगा, हम कितने भी अगर वेसल या बर्तन चेंज कर लेते हैं। जबकि हम बात करेंगे गैस की, तो गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम, जो कि FOA लिखा मैंने शॉर्ट में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम सॉलिड की केस की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है हमारा सॉलिड के केस में काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो हमारे, अगर सपोज मैं मान के चलाऊँ कि हमने जो दिखाई है, हमने पार्टिकल्स के साइज दिखाए हैं, वो सॉलिड की केस की बात कर रहा हूँ, ये मैं लिक्विड की केस की बात कर रहा हूँ और ये मैं गैस के केस की बात कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि जो सॉलिड के केस में हमारे पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, जिनसे हम बता सकते हैं कि जो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होती है। लिक्विड के केस में वो थोड़ा ज़्यादा होती है सॉलिड से, और गैस के केस में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है हमारा सॉलिड के केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि ये जो हमारी सॉलिड है उसके पार्टिकल आपस में क्लोजली पैक्ड रहते हैं और उनकी साइज एंड शेप जो रहती है फिक्स रहती है। वहीं बात करें हम डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न जो प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, डिफ्यूज़न किसी भी सब्सटेंस का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना। जैसे कि हम परफ्यूम की बात करें, हम जो स्प्रे करते हैं उसकी बात करें, वो डिफ्यूज़न का ही एक एग्जांपल है। तो अगर हम बात करें सॉलिड के केस में, तो डिफ्यूज़न पावर जो होती है बहुत ज़्यादा लो होती है इसकी, क्योंकि इसके पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा पास है। लिक्विड में थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा होती है डिफ्यूज़न पावर, और गैस के केस में सबसे ज़्यादा होती है। वहीं बात करें हम कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी अगर हम सॉलिड के केस में करें काफ़ी लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम उसे कितना दबा सकते हैं, हम जो हमारा शेप है सॉलिड की उसे हम कितना दबा सकते हैं, तो मतलब प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं। तो प्रेस करने की जो में हमारी टेंडेंसी है, या उसकी सॉलिड की, या हम जो चाहते हैं अगर इसे प्रेस करना है, कंप्रेस करना, तो हम नहीं कर सकते ज़्यादा, बहुत कम करेंगे। तो जो कंप्रेसिबिलिटी पावर है किसकी, हमारे सॉलिड की, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है कंपेरिजन टू गैस के। तो गैस को हम देखते हैं कि जब भी हमारी गैस से उसे हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जो उसके पार्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। वही बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी को भी हम इसी बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी सॉलिड के केस में बहुत कम होती है, क्योंकि पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं। वहीं बात करें हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो भी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कुछ अब जब आगे पढ़ेंगे सॉलिड्स को, आगे फर्दर पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम देखेंगे कि कहीं कहीं जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी सॉलिड्स के केस में फेल हो सकती हैं। लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो हम इस जो भी बात कर रहे हैं हम बोल सकते हैं कि इन जनरल वो सॉलिड्स के केस में होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर मैं करूं, तो ये सॉलिड्स के केस में हाई होते हैं कंपेरिजन टू गैस के केस में। वहीं बात करूँ मैं कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी की बात करूँ तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस के। तो ये हमने बात कर ली है, क्योंकि हमने सॉलिड स्टेट पढ़नी है केवल, तो हमने सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड और गैस का मैंने इसलिए बता दिया जिससे कि आपको पता चले कि हमने लास्ट में कहाँ से पढ़ा है, किस क्लास से पढ़ा है, और इसका जो हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं इसका बेसिस क्या है, हमने क्यों स्टार्ट किया है और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमने बात की। तो सॉलिड को हम बता सकते हैं अब कि इसका साइज एंड शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स के बीच में होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन पावर काफ़ी लो होती है, कंप्रेसिबिलिटी पावर काफ़ी ज़्यादा लो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी लो होती है, क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से काफ़ी क्लोज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो कंपेरेटिवली हाई होते हैं इसके बात करें गैस और लिक्विड से। तब
कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी को और बोले तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड को फिर 2 टाइप्स से डिवाइड किया था। एक को हमने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड को बोला हमने अमॉर्फस सॉलिड। तो इसकी भी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज थी कि हम किसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, किसे अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम उसे बोलते थे जब हमारा कोई भी सॉलिड बनता है तो डिफरेंट टाइप्स के या सेम टाइप्स के हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट से होता है। तो जो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज तक होना चाहिए। मींस कि अगर हमारे ए टाइप और बी टाइप के अगर एटम्स उसमें जुड़ रहे हैं तो उनका एक जो सीक्वेंस है वो हमारा फाइनाइट होना चाहिए और लॉन्ग रेंज तक होना चाहिए। अमॉर्फस के केस में बात करें तो जो हमारा अरेंजमेंट था वो लॉन्ग रेंज तक नहीं होता है। इन्हें हमने ट्रू सॉलिड बोला था क्रिस्टलाइन सॉलिड को, जबकि हमें अमॉर्फस सॉलिड्स को हमने स्यूडो सॉलिड्स बोला था या फिर हमने बोला था सुपरक्यूल लिक्विड। इनकी जो टेंडेंसी होती थी वो फ्लो करने की होती थी। देन हमने बात की थी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे, हम बोलते थे कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है शार्प है, मतलब कि एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट पर ये मेल्ट होते हैं। जैसे कि मैंने NaCl की बात की 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाता है। जबकि हमने बात की थी अमॉर्फस सॉलिड की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक रेंज में होता है, मतलब पर्टिकुलर एक डेफिनिट टेम्परेचर नहीं होता जिस पर ये मेल्ट होते हैं। एग्जाम्पल की हमने बात की थी इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो जैसे कि हमने बोला NaCl है, बहुत सारे सॉलिड्स हैं हमारे, ZnS है और भी हमारे डायमंड है, काफ़ी सारे सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। अमॉर्फस की हम अगर बात करें तो अमॉर्फस में हमारा जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है। तो जैसे कि अगर मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम NaCl को हीट कर रहे हैं तो हम उसकी जो हीट करेंगे, जैसे हम उसे टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देते रहेंगे तो जैसे ही वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो जैसे ही 801 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हमारा NaCl है वो मेल्ट हो जाएगा। और हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड, जैसे एग्जाम्पल मैंने प्लास्टिक ले लिया है, तो आपने भी क्योंकि इसे देखा होगा, तो अगर प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो आप देखेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। वो क्या होता है, जब हम हीट देते जाते हैं तो उससे क्या होता है, वो पहले सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होने के बाद धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है जिस पर हम बोल सकें कि जो हमारा प्लास्टिक है वो कंप्लीटली मेल्ट हो गई है या उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं सॉरी, वो रेंज में होते हैं, एक पर्टिकुलर फाइनाइट टेम्परेचर नहीं होता। फिर हमने बात की थी कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एनिसोट्रोपिक इन नेचर है। मीन्स ये कि जो हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डिफरेंट डायरेक्शन में ये हमारी डिफरेंट हुआ करती हैं। जबकि हम अमॉर्फस की केस की बात करें तो ये हमारी सेम हुआ करती हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बेस पे हम क्रिस्टलाइन को और अमॉर्फस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में बात की है और आप अपनी बुक में भी देख के इसे लिख सकते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो हम जो 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और उसके साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपस में जोड़े रखता है, क्लोज्ड पैक रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम उसे बाइंडिंग फोर्स भी बोल सकते हैं या बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। तो जिन भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के से आपस में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़े हुए हैं उसके बेस पर भी हम इसे कैटेगराइज कर रहे हैं। तो जो हमने कैटेगराइज किया है 4 टाइप्स में, उसमें नंबर 1 है हमारा मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड है आयनिक सॉलिड, थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड एंड लास्ट इज द कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड जो हमारे होते हैं इसे हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने क्यों इसे नेटवर्क सॉलिड बोला है। तो हमारा जो मॉलिकुलर सॉलिड है इसमें भी 3 टाइप्स के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड पोलर मॉलिकुलर सॉलिड और लास्ट वो जिसमें कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो मैं पहले बात करता हूँ नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की। तो अब जैसे जानते हैं कि नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में जो हमारे मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो एटम्स हो सकते हैं इधर, और हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जितनी भी हमारी नोबल गैसेस हैं वो भी हमारे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि आपको नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन कोई भी नोबल गैसेस देकर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आप इसे बता सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में देखेंगे आंसर के अकॉर्डिंग कि अगर मॉलिकुलर सॉलिड ऑप्शन है तो आप मॉलिकुलर सॉलिड को क्लिक करेंगे। अगर आपको नॉन पोलर, पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड भी दिया गया है तो आप उसमें नॉन पोलर को सिलेक्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की। तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड आप जानते होंगे उन्हें बोलते हैं जिनमें म्यू की वैल्यू आपकी 0 होती है, मतलब डायपोल मूवमेंट आपका 0 होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है, I2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल, CCl4 मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिसके डायपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 हो। डायपोल मूवमेंट 0 का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात मैं करूँ तो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की सेम है, इसलिए इस पर कोई भी डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है और इसका डायपोल मोमेंट जीरो है। ये जरूरी नहीं कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है गैस फॉर्म में भी हो। तो जब भी हम उन्हें सॉलिडिफाई करेंगे और सॉलिडिफाई होने के बाद जो क्रिस्टल बनेंगे, जो हमारा सॉलिड मिलेगा हमें, तो वो जो सॉलिड होगा हम बोल सकते हैं कि वो हमारा मॉलिकुलर सॉलिड में आता है और नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड कहलाएगा। इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे मॉलिक्यूल बना है, जिससे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में जुड़े रहते हैं, वो हमारा इसमें जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में होता है वो हमारा होता है लंडन डिस्पर्सिव फोर्स। ये फोर्स हमारा वीक है, तो वीक फोर्स होने की वजह से इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के, वो लो होते हैं। वहीं बात करते हैं मगर पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की, तो जिनके लिए म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती, मतलब जिनमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती, हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ SO2 या हम बात करें HCl की, और भी बहुत से एग्जांपल हैं जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। जैसे हम HCl को लिखते हैं तो हमारा Cl पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे हमारे इसमें डायपोल क्रिएट हो जाते हैं और हमारा डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। मतलब ये कि ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं हमारे, जैसे HCl है, लिक्विड है, अगर जब इसे हम सॉलिडिफाई करेंगे और जब हमारा सॉलिड फॉर्म में आएगा तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स है जो हमें बाइंड करता है इन्हें, वो होता है हमारा डायपोल इंटरेक्शन। तो डायपोल इंटरेक्शन जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा हाई होता है। अब मैं हाई जो बोल रहा हूँ वो कंपैरिजन के बेस पे बोल रहा हूँ। अगर इसका कंपैरिजन मैं करूँ नॉन पोलर के साथ, मतलब अगर HCl की बात मैं करता हूँ I2 मॉलिक्यूल से या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, तब मैं बोल सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका ज़्यादा होगा नॉन पोलर से। थर्ड केस की बात करूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड की, तो इसके अगर एग्जांपल की बात मैं करूँ तो H2O, NH3, HF। आप जानते होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि जब हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जब ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे मॉलिक्यूल्स में हो जिसमें कि हाइड्रोजन भी हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और इस टाइप्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, अगर वो सॉलिडिफाई हो जाए और सॉलिडिफाई होने के बाद जो हमारे क्रिस्टल बनते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये मॉलिकुलर सॉलिड के अंडर आते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। तो आयनिक सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि NaCl, ZnS, CaF2, और भी हमारे बहुत से ऐसे क्रिस्टल हैं जो हम सॉलिड स्टूडेंट पढ़ेंगे और वो आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तो आयनिक सॉलिड में बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हमारे होते हैं वो हमारे आयंस होते हैं, जैसे कि कैटायन और एनायन हो सकते हैं। और इनके बीच में लगने वाला फोर्स है जो इन्हें बाइंड करके रखता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है इनका, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कूलम्बिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे को बाइंड रखते हैं। अगर बात करूँ मैं कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी हमारे फ्री आयंस की वजह से होती है, लेकिन जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं, अगर इन्हें सॉलिड फॉर्म की बात की जाए, जैसे अगर कोई भी सॉलिड है, NaCl की बात करता हूँ, तो अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें फ्री आयंस नहीं होते, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो अगर बात हम करते हैं एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, तो अब ये हमारे फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं जिससे हमारा ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन बात करें हम सॉलिड फॉर्म की, तो हमारे जो भी आयनिक सॉलिड्स हैं वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। मैं बात करता हूँ मेटेलिक सॉलिड की। तो मेटेलिक सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो बॉन्ड होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किन किन के बीच काम करेगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो एग्जांपल में ले लेता हूँ, जैसे कि आयरन, निकेल, कॉपर, और भी हम मेटल यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो सपोज जैसे कि आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने, और आयरन 2+ स्टेट में चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ऐसे अगर मैं बात करूँ कि किसी एक सॉलिड हमारी जो आयरन की रॉड है उसमें अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारे आयरन जो होंगे वो हमारे +2 स्टेट में चले जाएंगे, और उससे जो हमारे जनरेट इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन C मॉडल, तो मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि आप जानते हैं कि समुद्र में पानी की तरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम बोलते थे इसे इलेक्ट्रॉन C बोल सकते हैं। और जो हमारे आयरन +2 स्टेट में जा रहे हैं इसे हम बोलेंगे कर्नेल।
तो अभी हमारे जो नंबर ऑफ आयन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो काफ़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएंगे, और इनके बीच बनने वाला जो बॉन्ड होगा मेटालिक बॉन्ड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लास्ट में हम बात करते हैं अपने कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड की। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं रफ किए देता हूँ बाकी को। तो हम बात करते हैं लास्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो कि हमारे कोवेलेंट सॉलिड है, इसे हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनकी जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड की जो नेचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, जिस वजह से इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसमें जो हमारे नॉन मेटल एटम हैं वो सेम एटम से या किसी अदर एटम से इस प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं कि जो बनने वाला हमारा स्ट्रक्चर है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर की तरह से होता है, इसलिए इसे हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं इस टाइप से। तो अगर हम बात करें इनकी कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, और भी हमारे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। लेकिन इन सब में एक एग्जांपल ऐसा है जो कि बाकी हमारे कोवेलेंट सॉलिड के जो बिहेवियर है उसे फॉलो नहीं करता। ग्रेफाइट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, और बाकी जो हमारे जितने भी कोवेलेंट सॉलिड के हमारे एग्जाम्पल हैं वो सारे बैड कंडक्टर हैं। तो ग्रेफाइट ही ऐसा बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो करता है, इसकी हम बात करते हैं। अगर हम बात ग्रेफाइट की करें तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जबकि बाकी जो हमारे कोवेलेंट सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की मैंने एक सीट दिखाई है, तो ऐसी डिफरेंट टाइप्स की सीट हमारे टिपिकल सीट्स में अरेंज होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हम जानते हैं कार्बन टेट्रावेलेंट है, जिसमें हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इस सीट की बात करें, हम किसी भी एक पर्टिकुलर कार्बन एटम को लेते हैं तो इसमें जो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो दूसरे कार्बन एटम से अरेंज, जबकि एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक सीट दिखाई है जो, और मैं से हॉरिजेंटल दिखाऊं जैसे अपने हाथ से एग्जांपल से, तो एक सीट अगर ये है, दूसरी सीट इसके ऊपर आएगी, तो हमारी जो सिमिलर सीट ऊपर होगी उसमें भी एक जो कार्बन, जो प्रत्येक कार्बन एटम है उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे सीट के बीच में वेरी करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारा फ्री चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा, जिससे हमारा ये ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगा। बाकी इन जो लेयर्स की बात करें हम, तो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, जिससे कि इनकी लेयर है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर जाती हैं। इसलिए हमारा जो ग्रेफाइट है वो सॉलिड, अच्छा सॉलिड लुब्रिकेंट है। आपको लगता होगा कि किसी भी टॉपिक के पर्टिकुलर पार्ट को बार बार रिपीट करता हूँ, या फिर मैं कोई नई वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें जो फास्ट रिकैप कर रहा हूँ किसी वीडियो के लास्ट टॉपिक का, तो मैं ऐसा इंटेंशनली करता हूँ। ऐसा इसलिए कि जब मैं आपको पढ़ाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जो सोच रखा है मैंने कि मैं ये पोर्शन कवर करूँगा, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं सब कुछ याद रहे और आपको बता दूँ। तो कुछ चीज़ें कितना भी कोशिश करूँ मैं मिस हो ही जाती हैं। तो जो भी कुछ मिस होता है मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं रिपीट करूँ या नेक्स्ट वीडियो में उसे फिर से रिकैप करूँ तो उसे इन्वॉल्व कर लूँ। एक सेकंड रीजन ये भी है कि जब आप बार बार किसी टॉपिक को रिपीट करेंगे या बार बार पढ़ेंगे तो आपको जितनी बार आप पढ़ेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ नया समझ आएगा। और जब आप फर्स्ट डे की क्लास है, आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा है उसके बाद आप 2 या 3-4 दिन की जो क्लास करते हैं, तो आप जो 4th या 5th डे की में आप जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको फर्स्ट डे का जो भी पढ़ा था आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप रिपीट करते हैं तो आपको फर्स्ट डे का भी याद है, 4th डे में जो चल रहा है वो भी आपको पता है, तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन है जो फर्स्ट डे की क्लास का था 4th या 5th डे की क्लास का है। और जब ये आपको रिलेशन समझ में आएगा कि जो हमारे बुक में जो चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो स्टार्टिंग में क्यों रखा गया है, और जो आप लास्ट में पढ़ रहे हैं वो लास्ट में ही क्यों रखा गया है, जब आपको ये समझ आएगा तो आपको उस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो स्टार्टिंग की यूनिट थी या स्टार्टिंग का पोर्शन था किसी भी यूनिट या चैप्टर का, वो आपको ड्यूरिंग सारी क्लास में चलता रहे, आपको पता रहे कि हमने पहले भी स्टार्टिंग में क्या पढ़ रखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जब भी किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी यूनिट पढ़ते हैं तो आप जब भी उसे रिवाइज करते हैं या रिपीट करते हैं तो स्टार्टिंग से एक बार उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे कि इसमें और भी क्या क्या था। अगर आप मेरा कहना मान लेते हैं और आप भी रिपीट करते हैं बार बार अपने जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी मानेंगे तो मैं खुद से बार बार रिपीट करूँगा और आपको बार बार सुनना पड़ेगा, और बार बार सुनने से भी आपको याद हो जाएगा।